नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो केंद्रित है P20 पे यानी संसदीय सम्मेलन पर। G20 की सफलता के बाद देश में P20 सम्मेलन हो रहा है यानी संसदीय सम्मेलन हो रहा है। संसद की दृष्टि से ये सम्मेलन खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो देशों में फैसले होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनका कहीं ना कहीं नीतियों का क्रियान्वयन संसद के जरिए ही होता है। इस दृष्टि से P20 का अपना खास महत्व है। भारत में जो P20 हो रहा है उसके बारे में देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर P20 का आयोजन क्यों हो रहा है और इसमें कौन से मुद्दों पे चर्चा होगी, क्योंकि दुनिया के सामने तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इस समय मौजूद हैं। ओम बिरला जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत इसी बात से करूंगा क्योंकि ये देश की जनता जानना चाहती है, G20 की सफलता और अब P20। G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की जननी भारत के अंदर G20 देशों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। ये सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां पर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी, समकालिक चुनौतियों पर चर्चा होगी और जहां आने वाली भविष्य की चुनौतियां क्या क्या विश्व के अंदर है, उन चुनौतियों पर चर्चा होगी। G20 देशों ने जो एजेंडे के आधार पर सर्वसम्मति से जो एजेंडा घोषित किया है, आने वाले समय में P20 देश के उन ज्वलंत मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर अपनी अपनी संसदों की संप्रभुता के अंदर चर्चा करेगी, संवाद करेगी और कई विषय ऐसे हैं जो वैश्विक विषय हैं। उन वैश्विक विषयों पर अलग अलग देशों के अंदर चर्चा, लेकिन सामूहिकता के साथ किस तरीके से हम मिलकर उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और भविष्य में उन चुनौतियों के समाधान के साथ साथ दुनिया में मिलकर किस तरीके से इन समाधानों के रास्ते पर निकालते हुए एक बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन व्यवस्था लागू हो, जो लोकतंत्र के अंदर हम जो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की चर्चा करते हैं। उस देश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा भी होती है, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। मेरा मानना है P20 सम्मेलन में इसी तरीके से वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी और सकारात्मक दिशा पूरे विश्व को मिलेगी। जी, आज विश्व के सामने वैश्विक स्तर की मैं बात करूं तो तमाम चुनौतियां हैं। पर्यावरण की चुनौती है या दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरोकार आम आदमी से होता है, आम लोगों से होता है। उन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, एक कल्याणकारी समाज का निर्माण हो, इसमें संसद की भूमिका को या हमारी जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है वैश्विक स्तर पर, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक देशों के अंदर मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर अधिकतम देश मानते हैं कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और भारत में लोकतंत्र हमारे वैदिक काल से, हमारे ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो हमारे विचारों में, कार्यप्रणाली में, चर्चाओं में हमेशा लोकतंत्र रहा है। इसलिए भारत का मानवीय दृष्टिकोण ही लोकतंत्र रहा है और दुनिया के अधिकतम देश इस लोकतंत्र की दिशा की ओर चल रहे हैं। ऐसे में भारत में सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भारत में लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, देश के अंदर कानून बनाना, नीतियों का फैसला किया और देश को आज आर्थिक सामाजिक प्रगति के इस आयाम पर ले जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। तो कई बार देशों के अंदर जब हमारे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पीठासीन अधिकारियों पर ऐसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, संवाद होता है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी संसदों के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएं, नवाचार अपनाएं, नए टेक्नोलॉजी को अपनाएं और जब संसदों के अध्यक्ष मिलते हैं, पीठासीन अधिकारी मिलते हैं, तब अलग अलग संसदों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को, नवाचारों की, नई टेक्नोलॉजी को और उसके साथ साथ संसदें जनता की पहुंच में सरलता से हो, इस दिशा के अंदर भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये P20 इन सब विषयों के साथ साथ G20 के अंदर जो चर्चा हुई है
उन चर्चाओं की भी चर्चा करेगी और साथ साथ जिन मुद्दों को, वैश्विक मुद्दों को हमने लिया है, जैसे जलवायु परिवर्तन का विषय, एसडीजी का विषय है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होगी। आज दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक व्यापक चर्चा होती है। भारत ने तो कहा है कि अपनी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इस पर 12 तारीख को चर्चा होगी, एक्सपर्ट होंगे। अगर जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर, विश्व के अंदर, किसी भी देश के अंदर हम हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल कर लें, तो हम जिस पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के लिए, चुनौतियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक सामूहिक चर्चा होगी, संसदों के अंदर चर्चा होगी और सब संसदों के अंदर जनप्रतिनिधि जब चर्चा करेंगे तो उस देश की जनता में एक संदेश जाएगा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। हम किस तरीके से हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, सब अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर जब एक सामूहिक दृष्टिकोण देंगे तो एक दिशा बनेगी। इसी तरीके से एसडीजी गोल के लिए समय समय पर 2015 के अंदर यूएनओ के अंदर इस पर चर्चा हुई थी। भारत उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। भारत ने उससे भी आगे बढ़कर आकांक्षी जिले, आकांक्षी तहसील तक बढ़ रहे हैं। तो भारत एक दृष्टिकोण दे रहा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर हमने एक दृष्टिकोण दिया है कि जो देश के जो पिछड़े ज़िले हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको विकास की दृष्टि से आने वालों को समकक्ष कैसे खड़ा किया जा सकता है। इसमें वो एसडीजी के सारे लक्ष्य हैं जो पैरामीटर को पूरा करने के लिए लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि 2030 तक हम एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा को पूर्ण कर पाएंगे। चाहे भूखमरी का विषय हो, तो हमने एक योजना शुरू की है कि 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर हमने अन्न निःशुल्क देने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन शैली के साथ साथ स्वास्थ्य के अंदर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और पर्यावरण अनुकूल के साथ हमने चिकित्सा के बहुत सारे मापदंडों को, पूरा लक्ष्यों को पूरा करने का, ये सब एसडीजी के लक्ष्य हैं। तो जब संसदें एसडीजी के लक्ष्यों पर अपनी अपनी संसदों में चर्चा होती है, कुछ मुद्दे हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं। हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो हमारा एक विषय है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमने सारे विश्व को परिवार माना है। तो जब सारे विश्व को परिवार माना, तो इसी दृष्टिकोण से हमें चर्चा करनी होगी कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका समाधान सब देशों को मिलकर सामूहिकता से काम करना होगा। यही दृष्टिकोण है। अध्यक्ष जी, अगर बात आपने वसुधैव कुटुंबकम की, जाहिर सी बात है P20 का भी एक संदेश है। वो संदेश क्या है दुनिया के लिए? वो संदेश एक ही है। हमने संदेश एक ही दिया है कि किस तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, संस्कारों पे चलें। इसलिए हमने कहा कि एक परिवार माना पूरे देश को, भविष्य सबका सामूहिक भविष्य माना पृथ्वी। तो हमने कहा कि ये दृष्टिकोण हो जाएगा। तो ये दृष्टिकोण होने के लिए कौन जिम्मेदार होंगे? देश की संसदें और उनके जनप्रतिनिधि, कि उनका दृष्टिकोण वैश्विक दृष्टिकोण होना चाहिए। जब सारी विश्व के लोग एक कुटुंब परिवार को मानने लगेंगे तो सीमाओं से बाहर और वैश्विक चुनौतियों का समाधान चर्चा करें। मानो आपने जैसे जलवायु परिवर्तन का विषय किया, जलवायु परिवर्तन एक देश का विषय तो नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए हमें सामूहिकता से काम करना पड़ेगा, एक परिवार के रूप में काम करना पड़ेगा। तो हम जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक सामूहिक चर्चा के बाद जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा पेपर बनेगा, तो हर देश जलवायु परिवर्तन के विषय पर अपने अपने यहाँ पर पर्यावरण जीवन शैली के साथ जीते हुए और किस तरीके से हम जलवायु परिवर्तन में होने वाले कारणों की पहचान कर और उसको दूर करने का काम करें। ये दृष्टिकोण रहता है। जी, जाहिर सी बात है, जो आपने दृष्टिकोण बताया P20 का, जो भारत का संदेश है, भारत की संसद का जो संदेश है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की आपने बात की। एक बड़ा गोल रहा है कि दुनिया जो है कि मानव कल्याण के लिए
काम करे। अगर G20 की मैं बात करूं, G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खासतौर पे इस बात पे जोर दिया कि हमारी नीतियां ऐसी हों वैश्विक स्तर पे जिसमें मानवता को केंद्र में रखकर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को? वर्तमान में इसके यही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें अगर मानव केंद्रित योजना बनानी है, हमारा दृष्टिकोण मानव केंद्रित होगा तो हम एसडीजी के लक्ष्यों को जल्दी पूरा कर पाएंगे। और एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता भी है। सामूहिकता से काम करने का अर्थ है कि सबकी सब प्रभुता है, लेकिन कई विषय ऐसे हैं, मानो कोविड का विषय था। कोविड का विषय था तो पूरे विश्व का विषय हो गया। अब कोविड की लड़ाई के लिए सारे विश्व के देश मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम कोविड की उस बीमारी से जल्दी लड़कर जीत पाएंगे। ऐसे स्वास्थ्य की हो, भूखमरी की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, कुपोषण की हो, अन्य बीमारियों की हो, कई सारे जो एसडीजी के सारे 17 लक्ष्य हैं, उन सारे 17 लक्ष्यों के अंदर कहीं ना कहीं दृष्टिकोण सामूहिकता का है। साथ मिलकर सब सहयोग से सबके साथ इन दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो हम सब एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए हर देश आगे बढ़ेगा, अपने अपने यहाँ पर अपनी अपनी कार्य योजना नीतियों फैसले। और नीतियों फैसलों की चर्चा कहाँ होगी? उन देश की संसदों के अंदर। इसलिए सतत विकास लक्ष्य एसडी की चर्चा सभी देश की संसदों में हुई है। भारत में भी इसकी लंबी चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्यों ने इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। उन सकारात्मक दृष्टिकोण का जो सामूहिकता का जो दृष्टिकोण निकलता है, उसी तरीके से अलग अलग संसदों के अंदर सकारात्मक चर्चा का दृष्टिकोण निकलता है। उसमें कुछ वैश्विक मुद्दे होते हैं जिनका समाधान वैश्विक स्तर पर सामूहिकता से निकलेगा, जो G20 के देश मिलकर सामूहिकता से काम कर रहे हैं। जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही कि भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उन्होंने कहा है। अभी G20 हुआ, इसके जरिए भी भारत ने संदेश दिया कि भारत लोकतंत्र की जननी है। P20 में भी लगातार जो चर्चा है उसमें भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारी जो 75 साल की संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा है और उसका एक नया अध्याय लिखा गया है, संसद का नया भवन, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी पेश करता है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे नहीं कह रहे। हमारे वैदिक काल में, विरासत में, हमारी संस्कृति संस्कारों के अंदर कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उदाहरण हैं, जिसके सभा समितियां सामूहिकता से चर्चा। और आप देखें दुनिया के अंदर भारत इतनी बड़ी आबादी का देश, जब आज़ाद हुआ था कोई लोग ये नहीं सोच सकते थे कि इतनी विविधताएं, इतनी संस्कृति, इतने धर्म होने के बाद भी हमने डेमोक्रेसी को मजबूत भी किया और डेमोक्रेसी के माध्यम से विकास के दृष्टिकोण को भी साबित किया। और इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि 75 वर्ष की चुनाव में 17 चुनाव में सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण, ये भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है। और इसीलिए हम डेमोक्रेसी से ही समाज जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, ये दृष्टिकोण दिया है। मुझे आशा है जो विषय आपने बताया उसी दृष्टिकोण से उनकी समस्या का समाधान होगा, उनका वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से निकलेगा और इसके रास्ते निकल रहे हैं। हाँ, अगर बात P20 के मैं एजेंडे की करूं तो उसमें एक कार्यसूची में महिला सशक्तिकरण का विषय, महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? भारत में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो आज हमें गर्व है संविधान निर्माताओं पर, उन मनुष्यों पर जिसने ऐसा संविधान बनाया जिसमें आज़ादी के बाद पहले दिन से ही सबको मताधिकार का अधिकार दिया गया। हमने लैंगिक समानता के आधार पर काम किया। हमने समय समय पर दृष्टिकोणों को बदला, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ संविधान में संशोधन किया। आज पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर
33%, कई 50% महिलाओं को भागीदारी है। उनकी समाज जीवन में भागीदारी, निर्णयों में भागीदारी, और इसी संसद के अंदर हमने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर, हम शुरू से महिलाएं हमारी संख्या में बढ़ी है। हम अगर 1952 से लेकर अभी तक का चुनाव का विश्लेषण करें तो महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन उचित महिला प्रतिनिधित्व और बढ़े, इसके लिए सरकार बिल लेकर आई। आने वाले समय में राज्य की विधानसभाओं में, संसदों के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। नीतियों में, कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी, और निश्चित रूप से जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, चाहे नीतियाँ बनाने में हो, चाहे कार्यक्रम बनाने में, चाहे कानून बनाने के अंदर राज्य में भागीदारी बढ़ेगी, तो जो हमारा दृष्टिकोण हमेशा महिला को हमने पूजनीय माना है। हमारी संस्कृति में हमेशा हम माता बहनों की पूजा करते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में हमने उनकी भागीदारी को, शासन में भागीदारी कर कर देश और के अंदर एक नई दिशा दी है विश्व के अंदर, जो लेकिन समानता है। समानता के साथ इतना नहीं, महिला नेतृत्व, भारत के अंदर आज महिला नेतृत्व की एक नई दिशा बनी है। कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज जीवन के अंदर सामाजिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व कर रही है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर महिला पायलट है तो भारत के अंदर है। अंतरिक्ष के अंदर, वैज्ञानिक रूप के अंदर भारत के अंदर है। तो ये समाज जीवन के अंदर हमेशा महिलाओं ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी नेतृत्व किया है, लेकिन इस निश्चित रूप से इस कानून बनने से महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी, और हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी शासन में बढ़नी चाहिए। इसके लिए एक सकारात्मक कदम है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि G20 में भी ये मुद्दा शामिल था और P20 में भी ये मुद्दा चर्चा में आएगा। और G20 की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इसको दुनिया ने बहुत करीब से देखा है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी से माध्यम से एक नया दृष्टिकोण दुनिया को दिया है, और आज हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी और इतनी विविधताएं हैं, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी हम देश के अधिकतम गांवों के अंदर हमने फाइबर केबल पहुंची, डिजिटल व्यवस्था पहुंची। आने वाले समय के अंदर हर गांव में हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, और मुझे खुशी है कहने को कि आज भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट के रूप में हम नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम डिजिटल पेमेंट के बारे में भी नेतृत्व करेंगे। हमने डीबीटी लागू की, हमने सत्ता के धन का दुरुपयोग ना हो इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जहां पर मानव संसाधन का कम उपयोग, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग होगा, उस शासन प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, और ये हमने साबित करके दिखाया है। इसलिए हम भारत के लोग, भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट ये दृष्टिकोण देना चाहती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र के अंदर, आप पार्लियामेंट के अंदर भी हमने डिजिटल के अंदर 95% पेपरलेस पार्लियामेंट बनाई, हमने डिजिटल का उपयोग किया। डिजिटल के माध्यम से जनता तक पहुंच आसान पहुंचाई। जितनी लोकतंत्र में पारदर्शिता लानी है तो डिजिटल का उपयोग करना पड़ेगा, और डिजिटल के साथ जो भी संसाधन उसका उपयोग करना पड़े, इस दिशा का दृष्टिकोण हमने अपनाया है। G20 की अगर मैं बात करूं तो उसमें नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो था उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई, आयोजन की चर्चा दुनिया भर में हुई। एक मुद्दा और था जिसको लेकर सहमति बनी, वो था आतंकवाद का। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लोकतंत्र के लिए, किसी भी शासन व्यवस्था के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, और सभी देशों ने सामूहिक रूप से आतंकवाद के किसी भी स्वरूप की मिलकर निंदा की, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को आप कैसे दें? भारत का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है, और भारत की संसद का दृष्टिकोण भी हमेशा स्पष्ट रहा है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं। हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सत्य अहिंसा का एक
दिशा उस दृष्टिकोण दी थी जब दुनिया के अंदर कहीं भी आज़ादी के आंदोलन हो या कहीं भी किसी देश में परिवर्तन के लिए सत्य अहिंसा न हो। उस समय लोगों ने कहा था सत्य अहिंसा से दुनिया के अंदर कैसे परिवर्तन आ सकता है, और हमने परिवर्तन किया। इसलिए हम तो हमेशा सत्य अहिंसा और वैश्विक रूप से सबका विकास, ये हमारा दृष्टिकोण हमेशा रहा है। हमारी संस्कृति, संस्कारों, विचारों के अंदर ये दृष्टिकोण हमेशा रहा है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को सामूहिकता से लड़ाई लड़नी चाहिए। तमाम देशों के अंदर वहाँ की संसदों को आतंकवाद के खिलाफ वहाँ पर चर्चा करना चाहिए। हर व्यक्ति, समाज जीवन के अंदर हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर ये दृष्टिकोण संसदों के माध्यम से भी बनने लगेगा तो एक नई दिशा जाएगी। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जो P20 हो रहा है उसमें जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी और दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी। आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो हमें बता रहे थे P20 जो यशोभूमि पर जिसका आयोजन हो रहा है उसके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह से भारत जो लोकतंत्र की जननी है दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।